हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और बेहतरीन सेशन में। आज की क्लास में हम सामान्य ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 7 है जो कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए चला रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन बी है राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है विधानसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी है राज्य का वित्त मंत्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राज्य का राज्यपाल। राज्यसभा में धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा कि पंडित भीमसेन के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या था। जो पंडित भीमसेन जोशी हैं उनका क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या था, मतलब वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए है साहित्य, ऑप्शन बी है शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन सी है शिक्षा, ऑप्शन डी है पत्रकारिता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शास्त्रीय संगीत। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र से संबंधित थे। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है कि त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी। जो त्रिभाषा सूत्र है उसकी सिफारिश किस समिति ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है शर्मा समिति, ऑप्शन नंबर ए है शर्मा समिति, ऑप्शन नंबर बी है कोठारी समिति, ऑप्शन बी है कोठारी समिति, ऑप्शन सी है राजमन्नार समिति और ऑप्शन डी है दत्त समिति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोठारी समिति। कोठारी समिति ने त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई। तो ऑप्शन ए है 1982, ऑप्शन बी है 1984, ऑप्शन सी है 1986, ऑप्शन डी है 1979। तो इसका सही आंसर होगा 1984। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी घटना घटित हुई। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है अर्थव्यवस्था की रचना किसने की। जो अर्थशास्त्र है उसकी रचना किसने की। ऑप्शन ए धनानंद, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी पुष्यमित्र। तो इसका सही आंसर होगा कौटिल्य, ऑप्शन बी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 चुना गया। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 किसे चुना गया। तो ऑप्शन ए है द साइलेंस ब्रेकर, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है एटनो गुटरेस और ऑप्शन डी है डोनाल्ड ट्रंप। तो इसका सही आंसर होगा द साइलेंस ब्रेकर। द साइलेंस ब्रेकर को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 चुना गया। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पुस्तक किस ऑफ लाइफ के लेखक हैं। जो पुस्तक है किस ऑफ लाइफ के लेखक हैं, उसके लेखक कौन है। पुस्तक किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है। तो इसका ऑप्शन ए है आदित्य रॉय कपूर, ऑप्शन बी है शेखर सुमन, ऑप्शन सी है कोंगड़ा सेन, ऑप्शन डी है इमरान हाशमी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इमरान हाशमी की पुस्तक है किस ऑफ लाइफ। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 है हमारा कि विश्व जल दिवस तिथि को मनाया जाता है, मतलब विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन होगा 21 मार्च, ऑप्शन बी है 22 मार्च, ऑप्शन सी है 11 अप्रैल, ऑप्शन डी है 14 अप्रैल। तो इसका सही आंसर होगा 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9।
प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित व्यक्तियों और उनकी विधाओं में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हमें इसमें से गलत गलत वाला छांटना है कि कौन उसकी विधा, कौन से मतलब किस व्यक्ति की विधा उससे सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है मजरूह सुल्तानापुरी शायर। मजरूही सुल्तानापुरी शायर। ऑप्शन बी है राजपाल यादव अभिनव। और ऑप्शन डी है आरोस विशिष्ट चित्रकार। और ऑप्शन डी है राजन साजन मिश्रा रंगमंच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजन साजन मिश्रा रंगमंच से संबंधित नहीं है, ये म्यूजिक से संबंधित हैं। ये दो भाई हैं, राजन और साजन, जो म्यूजिक क्षेत्र से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये इसका रंगमंच नहीं होगा, इसका होगा म्यूजिक। तो इसलिए इसका सही आंसर है, क्योंकि यही गलत है और सभी अपने स्थान पर सही दिए हैं। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 है कि भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। जो मूल कर्तव्य हैं उनको किसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए संथानम समिति। ऑप्शन बी है स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन सी है सहा आयोग। ऑप्शन डी है प्रशासनिक सुधार आयोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जो युग्म है उसमें से गलत कौन सा है ये बताना है हमें। तो ऑप्शन नंबर ए है तो झीलों की भूमि किसे कहा जाता है, फिनलैंड को। ऑप्शन नंबर बी है सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है, अर्जेंटीना को। ऑप्शन नंबर डी है गोल्डन पैगोडा की भूमि किसे कहा जाता है, म्यांमार को। ऑप्शन डी है उगते हुए सूर्य की भूमि को किसे कहा जाता है, जापान को। तो झीलों की भूमि को फिनलैंड को कहा जाता है, ये भी सही है। और गोल्डन पैगोडा की भूमि म्यांमार को कहा जाता है, और उगते हुए सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद हाथियों की भूमि को हम थाईलैंड कहते हैं सफ़ेद हाथियों की भूमि को। तो ये सही है, अर्जेंटीना नहीं होगा यहाँ पर। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। तो हमें इसमें से ये बताना है कि कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। तो पहला ऑप्शन है यूरिया, दूसरा ऑप्शन है पोटास, तीसरा ऑप्शन है फास्फेट, और तीसरे ऑप्शन नंबर डी है कंपोस्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कंपोस्ट एक रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि गदर पार्टी संस्थापक कौन था। जो गदर पार्टी है उसका संस्थापक कौन था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सचिंद्र नाथ सन्याल। ऑप्शन नंबर बी है चंद्रशेखर आज़ाद। और ऑप्शन नंबर सी है लाला हरदयाल। और ऑप्शन नंबर डी है बुटकेश्वर दत्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 है कि शीत युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब हमें इन्हें डेट वाइज लगाना है। तो मतलब कोल्ड वॉर के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है कोरिया युद्ध, दूसरा है वियतनाम युद्ध, और तीसरा है क्यूबा युद्ध, और चौथा है बर्लिन की दीवार का विखंडन। तो कोरिया युद्ध कब हुआ था। कोरिया युद्ध हुआ था 1950। और वियतनाम युद्ध हुआ था 19
1975। और क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था 1962। और बर्लिन दीवार खंडन हुआ था 1979। तो इसे डेट वाइज लगाना है। तो सबसे पहले कोरिया युद्ध हुआ था, तो पहला इसमें दिया है, पहला इसमें दिया है। फिर वियतनाम, फिर होगा हमारा 1962 का क्यूबा युद्ध। तो पहला और तीसरा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। ये इसका सही आंसर होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि प्रश्न नंबर 15। तो निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है CO2, ऑप्शन नंबर बी है NO2, ऑप्शन नंबर सी है CH4 और ऑप्शन डी है O2। तो इसका सही आंसर होगा O2। O2 एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन था? भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन था? तो ऑप्शन, मतलब भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, इसमें हमें ये बताना है कि कौन होता है भारत का प्रथम विधि अधिकारी। तो ऑप्शन नंबर ए है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी है भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर सी है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो हमें वो तत्व बताना है जो सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी होगा एस्टेटिन, ऑप्शन नंबर सी होगा सीरियम, ऑप्शन नंबर डी होगा वेनेडियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन को सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो अगर पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है हमारा कि किसी देश के यूरोपीय संघ के अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है? मतलब किसी देश के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है? तो इसका पहला ऑप्शन है बर्लिन संधि, ऑप्शन बी है लिस्बन संधि, ऑप्शन सी है मास्को संधि और ऑप्शन डी है स्टॉकहोम संधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लिस्बन संधि के अनुसार यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 19 है हमारा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है और समष्टि अर्थशास्त्र के शब्दों का निर्माण किसने किया था? तो इसका ऑप्शन ए होगा अल्फ्रेड मसाल, और ऑप्शन बी होगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी होगा रैगनार फ्रेंच, ऑप्शन डी होगा J.S. किन्स। तो इसका सही आंसर होगा J.M. किन्स ने व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किया था। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ द वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका पहला ऑप्शन है मार्शल ने, ऑप्शन नंबर डी है दादाभाई नौरोजी ने, ऑप्शन नंबर सी है एडम स्मिथ ने, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादाभाई नौरोजी ने द थ्योरी ऑफ द ड्रेन ऑफ द वेल्थ का सिद्धांत पारित किया था। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है कि संसार की छत किसे कहते हैं? जो संसार की छत
किसे कहते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है किलिमंजारो को, ऑप्शन नंबर बी है कंचनजंगा को, ऑप्शन नंबर सी है पामीर नोट को, ऑप्शन नंबर डी है इंदिरा कॉल को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पामीर नोट को संसार की छत कहते हैं। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। तो प्रश्न नंबर 22 है कि हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित हैं? जो हरमनप्रीत कौर हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है टेनिस, ऑप्शन नंबर बी है हॉकी, ऑप्शन नंबर सी है निशानेबाजी, ऑप्शन नंबर डी है क्रिकेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो हरमनप्रीत कौर हैं वो क्रिकेट से संबंधित हैं, वो क्रिकेट खेलती हैं। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23। तो प्रश्न नंबर 23 है कि प्रश्न नंबर 23 है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकीकार संघ ISO का मुख्यालय रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकार का संघ का मुख्यालय रोम में है। दूसरा कथन है कि जो ISO है वो 9000 गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र और मानकों से संबंध है। और कथन नंबर 3 है जो ISO है वो 14,000 पर्यावरण प्रबंधन तंत्र मानकों से संबंधित है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? जो ऊपर दिए हैं कथन, तो उनमें से हमें सही बताने कौन कौन से सही हैं। तो इसमें कथन सही है दूसरा और तीसरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पहला गलत क्यों है? क्योंकि जो ISO है उसका मुख्यालय रोम में नहीं है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जो हेडक्वार्टर है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा और तीसरा। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह है। जो भारत में पर्यावरण है उसका निशान का चिन्ह क्या है? पर्यावरण निशान का चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है उगता हुआ सूर्य, ऑप्शन नंबर बी है मिट्टी का बर्तन, ऑप्शन नंबर सी है सिंह और ऑप्शन नंबर डी है गेहूं की बाली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी के बर्तन भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है हमारा कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी है मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। राज्य मानव अधिकार के आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26। तो प्रश्न नंबर 26 है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसमें सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई? तो इसका पहला ऑप्शन है कृषि, ऑप्शन नंबर बी है उद्योग, ऑप्शन नंबर सी है व्यापार, ऑप्शन नंबर डी है वाणिज्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि को सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है कि किस देश के साथ भारत ने 20 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में प्रथम द्विपक्षीय सामरिक वार्ता में भाग लिया था? मतलब 2017 में भारत ने किस देश के साथ न्यू दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता में भाग लिया था? तो पहला ऑप्शन है सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त राज्य अमीरात, ऑप्शन नंबर सी है जापान, ऑप्शन नंबर डी है तुर्की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20, संयुक्त राज्य अमीरात के संग भारत ने 20 जनवरी 2017 को न्यू दिल्ली में बैठक की थी। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जल प्राणी है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा खारे पानी का मगर, ऑप्शन नंबर बी होगा ऑलिव रिडेल टोटल,
ऑप्शन नंबर सी होगा गंगा की डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर डी होगा घड़ियाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश किस तिथि से लागू हुई। जो 7वां वेतन आयोग है उसकी सिफारिशें किस तिथि से लागू हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 2 अक्टूबर 2015। ऑप्शन नंबर बी है 1 जनवरी 2016। ऑप्शन नंबर सी है 1 अप्रैल 2016। ऑप्शन नंबर डी है 1 जनवरी 2017। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2016 को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 30। जो प्रश्न नंबर 30 है, जो पेलिकन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन किस राज्य में हुआ था। जो पेलिकन बोर्ड फेस्टिवल है उसका आयोजन 2018 में किस राज्य में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी है तेलंगाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पेलिकन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। तो प्रश्न नंबर 31 है कि अफ्रीकी विकास बैंक की 52वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किस स्थान पर हुआ। जो अफ्रीकी विकास बैंक है उसकी 52वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किस स्थान पर हुआ। तो इसका पहला ऑप्शन है चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर बी है गांधीनगर। ऑप्शन नंबर सी है कंपाला। ऑप्शन नंबर डी है न्यू दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर में अफ्रीकी विकास बैंक की 52वीं वार्षिक बैठक का आयोजन हुआ। तो क्वेश्चन का आंसर देते हुए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है कि निम्नलिखित साहित्यकार और उनकी रचना में कौन सुमेलित नहीं है। जो निम्नलिखित साहित्यकार हैं और उनकी रचना कौन सुमेलित नहीं है। तो हमें इसमें ये बताना है कि कौन सा साहित्यकार उसकी रचना में गलत दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है केशव दास रस की प्रिय। और ऑप्शन नंबर बी है प्रेमचंद कर्मभूमि। ऑप्शन नंबर सी है महादेवी वर्मा यामा। ऑप्शन नंबर डी है जयशंकर प्रसाद यशोधरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद यशोधरा। ये इनकी रचना से सुमेलित नहीं है, इसमें ये गलत दिया गया है। तो और ये बाकी सही दिए हैं। जो केशव दास की रचना है वो रस की प्रिया है, और प्रेमचंद की रचना कर्मभूमि है, और महादेवी वर्मा की रचना यामा है। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है कि पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। तो पश्चिम में कौन सी नदी है जो काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। तो इसका पहला ऑप्शन है ए है चंबल। ऑप्शन नंबर बी है केन। ऑप्शन नंबर सी है गंगा। ऑप्शन नंबर डी है यमुना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारित करती है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। तो प्रश्न नंबर 34 है कि प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई। जो प्रदेश है उसमें सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई। जो उत्तर प्रदेश है उसमें सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई। तो ऑप्शन नंबर ए है कि सांडी पश्चिम बिहार। ऑप्शन नंबर बी है नवाबगंज पश्चिम बिहार। ऑप्शन नंबर सी है कि समान पश्चिम बिहार। ऑप्शन नंबर डी है सूर सरोवर पश्चिम बिहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवाबगंज पश्चिम बिहार को सर्वप्रथम प्रदेश में स्थापना की गई। मतलब जो नवाबगंज पश्चिम बिहार है वो सर्वप्रथम प्रदेश में पश्चिम बिहार की स्थापना की गई। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। तो प्रश्न नंबर 35 है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को एक दूसरे से मिलने का स्थान क्या है। जो 6 लेन राष्ट्रीय मार्ग है वो एक दूसरे को जो कट करते हैं तो उस स्थान का नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है भोपाल। ऑप्शन नंबर बी है ग्वालियर। ऑप्शन नंबर सी है झांसी। ऑप्शन नंबर डी है नागपुर। तो इसका सही आंसर होगा झांसी। झांसी पर 6 लेन
राष्ट्रीय मार्ग आपस में एक दूसरे को काटते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है कि दिल्ली का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। दिल्ली का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है अनिल बैजल, ऑप्शन नंबर बी है सी रामनाथन, ऑप्शन नंबर सी है गोपाल सिंह, ऑप्शन नंबर डी है करण बाजवा। तो इसमें कोई ये सारे ऑप्शन गलत हैं, तो इसका सही आंसर होगा 36 का कि विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। विजय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2018 को इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, जो फरवरी 2018 है उसको फरवरी 2018 को इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से पृथ्वी सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता क्या है। जो पृथ्वी सेकंड है उस मिसाइल की मारक क्षमता क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन ए होगा 350 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी होगा 450 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 550 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा 450 किलोमीटर पृथ्वी सेकंड मिसाइल की रेंज है, यह इसकी मारक क्षमता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय कैडेट कोर का महानिदेशक नियुक्त किया गया। जो एनसीसी है उसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर होगा, ये चारों ऑप्शन गलत दिए हैं इसमें, तो इसका सही आंसर होगा गुरवीर पाल को एनसीसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है जो हर्षचरित है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। जो हर्षचरित है जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा कालिदास, ऑप्शन नंबर बी होगा बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर सी होगा वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी होगा व्यास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित लिखी गई है। तो चलते अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 40 जो शून्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। जो शून्य का सिद्धांत है उसे किसने प्रतिपादन किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा चरक, ऑप्शन नंबर बी होगा चाणक्य, ऑप्शन नंबर सी होगा आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर डी होगा बारहमीर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट ने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। तो इसी के साथ आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारी क्लास में जुड़े रहें। तो इस क्लास का आपको आगे चलकर बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्लास लेने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।